हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। मैं लक्ष्मण कुमार साहू, UIS एकेडमी कोरबा से। स्टेट वाइज मैपिंग के श्रृंखला में आज हम बिहार राज्य को देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं बिहार की राजधानी। बिहार की राजधानी आपको पता है क्या है? पटना। दिख रहा है आपको यहाँ पर बिहार, देखिए यहाँ पर हिमाचल प्रदेश वीडियो डल चुका है इसका, जम्मू कश्मीर लद्दाख का भी वीडियो डल चुका है, ठीक है, पंजाब हरियाणा राजस्थान ये सभी का वीडियो डल चुका है, उत्तर प्रदेश का भी वीडियो डल चुका है, हमारे प्लेलिस्ट में आप जाकर चेक कर सकते हैं। इसके बाद हमको पढ़ना है बिहार राज्य। तो ये कौन सा राज्य है? बिहार। तो बिहार राज्य में सबसे पहले देखते हैं कि वहां से कौन सी नदी गुजर रही है और दूसरा वहां से कौन कौन से रोड गुजर रहे हैं ना। बिहार की राजधानी क्या है? पटना। पटना का पुराना नाम है पाटलिपुत्र, याद रखेंगे, पटना का पुराना नाम पाटलिपुत्र। तो बिहार की राजधानी पटना और उसका पुराना नाम है पाटलिपुत्र। यहाँ का भाषा है जो है हिंदी और उर्दू है, लेकिन यहाँ पर कुछ स्थानीय भाषाएं भी हैं, जैसे भोजपुरी, महंगी, मैथिली, है ना। तो यहाँ की कुछ स्थानीय भाषाओं में आपको भोजपुरी, महंगी और मैथिली पढ़ना है। क्या पढ़ना है? मैथिली पढ़ना है। यहाँ का जो लोक नृत्य है उसका नाम है विदेशिया, याद रखेंगे। यहाँ का लोक नृत्य, बिहार का लोक नृत्य है विदेशिया। तो इस तरह से हम चलो स्टार्ट करते हैं बिहार राज्य को। सबसे पहले जानते हैं कि कौन सी नदियां यहाँ से गुजर रही है। तो उत्तराखंड का जो वीडियो हमने देखा उसमें हमने देखा था कि यमुना नदी इस तरह से आ रही है और गंगा नदी आके मिल रही है इलाहाबाद में, और इस तरह से गंगा नदी जो है, कौन सी नदी? गंगा नदी बिहार होते हुए पश्चिम बंगाल, बिहार होते हुए पश्चिम बंगाल होते हुए कहाँ चले जाती है? बांग्लादेश चले जाती है। तो ये पहले समझना है हमको कि गंगा नदी बिहार से होकर गुजरती है, जिसके तट पर छपरा, सोनपुर, पटना, हाजीपुर, बरौनी, मुंगेर, भागलपुर इतने जगह पड़ेंगे, है ना। इसको जूम करके अभी हम देखेंगे। तो गंगा नदी के किनारे जो जो शहर पड़ेंगे उनकी खासियत हम देखेंगे। एक रोड आपने देखा है कि लखनऊ गोरखपुर, यूपी में लखनऊ गोरखपुर होते हुए बिहार होते हुए असम के सिलचर, असम के कौन सा जगह? सिलचर तक जाती है। इस रोड को ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर कहा जाता है ना। इसके बारे में मैंने आपको बताया है पहले भी। तो लखनऊ से गोरखपुर होते हुए इसके पास मुजफ्फरपुर, मधुबनी पड़ता है, मुजफ्फरपुर मधुबनी। पश्चिम बंगाल में इसमें प्लासी भी पड़ता है, याद रखेंगे, प्लासी पश्चिम बंगाल, ठीक है। तो मुजफ्फरपुर मधुबनी पड़ेगा। वैसे ही एक रोड आप जानते हैं कि दिल्ली है। ये कौन सा जगह है? दिल्ली। दिल्ली से एक रोड जो है कहाँ आती है? कलकत्ता आती है। ये है कलकत्ता। तो दिल्ली से जो रोड कलकत्ता जाती है, नेशनल हाईवे नंबर 02, इसमें बक्सर, सासाराम, औरंगाबाद इतने जगह पड़ते हैं। कहाँ? बिहार में। तो इसी एक ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, नेशनल हाईवे नंबर 02 और गंगा नदी, है ना, इसको ही लेकर हमको बिहार राज्य के बारे में पढ़ना है। नीचे झारखंड है, इस तरफ पश्चिम बंगाल है। इस तरफ कौन सा राज्य है? पश्चिम बंगाल, है ना। कलकत्ता उसकी राजधानी है। ये क्या है? झारखंड, राजधानी रांची। रांची क्या है? झारखंड की राजधानी है, ठीक है। यहाँ छत्तीसगढ़ है, इस तरफ मध्य प्रदेश है, इस तरफ यूपी है। तो बिहार को कौन कौन से राज्य टच कर रहे हैं? तो यहाँ से पश्चिम बंगाल टच कर रहा है, नीचे से झारखंड, इस तरफ से यूपी और ऊपर से नेपाल टच करता है। नेपाल जो है ये दूसरा देश है। तो 3 राज्य भारत के टच कर रहे हैं, पश्चिम बंगाल, झारखंड और यूपी, और एक देश टच करता है, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है नेपाल। तो इस तरह से बिहार का जो है हमको लोकेशन, स्थिति और विस्तार समझ में आ गया कि बिहार की स्थिति क्या है। अब इसी को जूम करके देखेंगे और जगहों की खासियत देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं जूम करना इसको। सबसे पहले हमको बनाना होता है क्या? बॉर्डर, है ना। सबसे पहले हम नोट्स में क्या बनाते हैं? बॉर्डर बनाते हैं। इस तरह से आप बॉर्डर बनाएंगे इसका। इस तरह से बॉर्डर बनेगा, ये इधर जाएगा आगे। ये क्या है? हमारा पश्चिम बंगाल हो गया, ठीक है। ये पश्चिम बंगाल हो गया। इसको कुछ इस तरह से क्रॉप करेंगे, है ना, और ये हो जाएगा झारखंड। ये हमारा बिहार हो जाएगा। इस तरफ क्या है? तो इस तरफ है यूपी। इस तरफ क्या है? यूपी, इस तरह से। और ऊपर क्या है? ऊपर है नेपाल। तो इस तरह से बिहार आपको बीचों बीच दिख रहा है। सबसे पहले आपको समझना क्या है? तो सबसे पहले समझना है कि इधर से एक नदी इस तरह से निकल रही है। इस नदी को क्या कहा जाएगा? कौन सी नदी जा रही है? गंगा नदी। कौन सी नदी? गंगा नदी, है ना। ध्यान से देखेंगे कौन सी नदी निकल रही है? तो गंगा नदी निकल रही है भाई। कौन सी नदी? गंगा नदी इस तरह से निकल रही है। एक रोड जो लखनऊ गोरखपुर होते हुए बिहार पश्चिम बंगाल से असम के सिलचर तक चले जाती है, जिसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है, यहां पर लिख रहा हूं मैं, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। इसमें मुजफ्फरपुर मधुबनी पड़ेगा, जबकि पश्चिम बंगाल में ये दाहिने तट पर है, मतलब
इस तरफ ऊपर में प्लासी पड़ेगा, है ना, क्या पड़ेगा, प्लासी। प्लासी को हम साथ में इसलिए देख रहे हैं क्योंकि प्लासी और बक्सर का युद्ध हम एक साथ पढ़ते हैं, इसलिए प्लासी को हम इसी में पढ़ ले रहे हैं। प्लासी बिहार में नहीं है, प्लासी पश्चिम बंगाल में। चलिए, इसके बाद एक रोड कानपुर बनारस होते हुए, जैसे यूपी हमने राज्य पढ़ा था तो उसमें लास्ट हमने बनारस देखा था, बनारस से रोड बिहार चले जा रही थी। कानपुर बनारस होते हुए ये रोड सीधे कहाँ आ जाएगी, कलकत्ता आ जाएगी। कलकत्ता पश्चिम बंगाल की राजधानी है। इस पे 2-3 जगह पड़ेंगे, जैसे बक्सर, सासाराम, औरंगाबाद, तो 2-3 जगह इस रोड पर नेशनल हाईवे नंबर 02 पर पड़ेंगे। इसी पर रांची जो है झारखंड की राजधानी पड़ेगी, नेशनल हाईवे नंबर 02। तो यहां तक क्लियर हुआ ये। अब कुछ जगह और देखते हैं, जैसे छपरा, यहां पर छपरा पड़ेगा। छपरा के बाद सोनपुर के बाद पटना के बाद हाजीपुर, बरौनी, मुंगेर, भागलपुर, इतने जगह पड़ेंगे गंगा नदी के तट पर, है ना। तो मैंने उस नदी पे ही बना दिया है, ठीक है, क्योंकि अगर पटना है तो पटना गंगा नदी बीचों बीच बह रही होगी, तो इस पार से उस पार जाने के लिए पटना मतलब थोड़ा दूर तक फैला होगा। तो इस तरह से छपरा, सोनपुर, पटना, हाजीपुर, बरौनी, मुंगेर और भागलपुर, ये गंगा नदी के किनारे किनारे ये जगह पड़ेंगे। बक्सर, सासाराम, औरंगाबाद नेशनल हाईवे नंबर 02 में पड़ेगा। मुजफ्फरपुर और मधुबनी जो है वो कहाँ पड़ेगा, तो ये दोनों पड़ेंगे ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर में, जो लखनऊ से जो रोड आ रही है, ठीक है। अब हमको समझना है, सबसे पहले हम समझते हैं बोध गया के बारे में। यहां पर है बोध गया। आप जानते हैं 635 बोलते हैं इसको। क्यों 635 बोलते हैं, क्योंकि 6 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में गौतम बुद्ध को क्या हुआ था, ज्ञान प्राप्ति हुआ था। 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में निरंजना नदी के तट पर, याद रखेंगे, निरंजना नदी के तट पर पीपल पेड़ के नीचे, उस पीपल पेड़ को ही बोधि वृक्ष कहा जाता है, तो पीपल पेड़ के नीचे निरंजना नदी के तट पर 6 वर्ष के कठोर तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कहाँ, बोध गया में, ठीक है। और फिर उन्होंने वाराणसी के सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था। इसके पहले हमने जस्ट कुशीनगर पढ़ा है जहां उनको निर्वाण की प्राप्ति हुई थी, तो उत्तर प्रदेश में हमने वो सब चीजें देख लिया है। बोध गया हो गया। इसके बाद हम पढ़ेंगे नालंदा विश्वविद्यालय। आप जानते हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय जो है, इसकी स्थापना, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने की थी। किसने की थी, गुप्त वंश के शासक कुमारगुप्त ने, और इसके कुलपति किसको बनाया गया था, तो आर्यभट्ट को बनाया गया था। तो यह है नालंदा विश्वविद्यालय। इसी के ऊपर यहां पर है विक्रमशिला विश्वविद्यालय, है ना। विक्रमशिला विश्वविद्यालय पाल वंश के किस शासक ने बनवाया है, ये आपको कमेंट करके बताना है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय, याद रखेंगे, पाल वंश के किस शासक ने। तो ये हो गया बोध गया, नालंदा, विक्रमशिला। आसान चीजें हम पहले पढ़ रहे हैं। इसके बाद ये बक्सर दिख रहा है, ये क्या है, बक्सर, और ये है प्लासी। आपको पता है 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था पश्चिम बंगाल, और 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। तो प्लासी का युद्ध की कहानी क्या है और बक्सर के युद्ध की कहानी क्या है, ये जरूर आप कमेंट में हमें बताइए इसके बारे में। इसके बाद है सासाराम। तो सासाराम जो है, ये जो सासाराम दिख रहा है, इस सासाराम में शेर शाह सूरी का मकबरा है ना। जब मैंने कालिंजर आपको पढ़ाया था तो मैंने कालिंजर में आपको उत्तर प्रदेश में बताया था कि वहां का तोप लगने से शेर शाह सूरी की मृत्यु हो गई थी। तो शेर शाह सूरी का जो मकबरा है वो सासाराम बिहार में बनाया गया था। उसके बाद औरंगाबाद में फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है। औरंगाबाद में फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, बिल्कुल रट लेना है इसको। तो ये रोड क्लियर हो गया। अब यह है मुजफ्फरपुर में रेलवे वैगन संयंत्र। तो मुजफ्फरपुर में क्या है, रेलवे वैगन संयंत्र का प्लांट है। मधुबनी चित्रकला के लिए फेमस है। मधुबनी जो है वो चित्रकला के लिए फेमस है। मधुबनी पेंटिंग्स प्राचीन काल से ही फेमस रही है, मधुबनी पेंटिंग्स। तो ये हो गया मुजफ्फरपुर और मधुबनी। अब देखिए, अब हम चालू करते हैं छपरा से बिल्कुल आगे बढ़ना, भागलपुर तक चलते हैं, ठीक है। सबसे पहला चीज, छपरा में ही घाघरा नदी आकर गंगा नदी में मिलती है। ये गंगा नदी है, गंगा नदी में घाघरा नदी छपरा में ही आकर मिलती है। सोनपुर में इधर से आ रही सोन नदी, कौन सी नदी, सोन नदी जाकर सोनपुर में मिलती है। किसमें, गंगा नदी में, ठीक है। तो सोन नदी गंगा नदी में कहां जाकर मिलती है, सोनपुर, बिहार। और सोनपुर में ही पशुओं का सबसे बड़ा मेला लगता है। तो मैं जब आपको राजस्थान पढ़ा रहा था तो आपको याद होगा कि गधा, घोड़ा और ऊंट का सबसे बड़ा मेला पुष्कर राजस्थान में लगता है। तो वहां मैंने आपको बताया था कि पशुओं का सबसे बड़ा मेला सोनपुर, बिहार में लगता है। इसके बाद पटना जो है उदाइन की राजधानी, उदाइन के द्वारा बसाया गया शहर है ना। पटना उदाइन के द्वारा बसाया गया शहर। 520
BC से 500 AD तक पटना जो है मगध साम्राज्य की राजधानी रही है, याद रखेंगे। ठीक है, यहाँ पर जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। खुदा बख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी है। खुदा बख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी कहाँ है पूछा जाएगा तो पटना में है। जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल एयरपोर्ट है यहाँ पर। 500 BC से 500 AD तक पटना, जिसका पुराना नाम पाटलिपुत्र है, मगध साम्राज्य की राजधानी रही थी, है ना। और पटना को राजधानी किसने बनाया तो उदयन ने बनाया है, याद रखेंगे। उदयन ने पटना शहर बसाया और उसको अपनी राजधानी बनाया। इसके बाद है हाजीपुर। हाजीपुर आपको दिख रहा है, हाजीपुर है दवा कारखाना यहाँ पर। इसके अलावा पूर्वी मध्य रेलवे जोन है यहाँ पर, ईस्ट सेंट्रल रेलवे जोन। क्या है, पूर्वी मध्य रेलवे जोन कहाँ है पूछा जाएगा तो हाजीपुर बिल्कुल रट लेना है ना। जैसे दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन जो है वो बिलासपुर है, वैसे पूर्वी मध्य रेलवे जोन है ना। दक्षिण पूर्वी मध्य रेलवे जोन कौन सा है, बिलासपुर। दक्षिण हटा दो, सिर्फ पूर्वी मध्य रेलवे जोन क्या है तो हाजीपुर है। उसके बाद है बरौनी। बरौनी में है IOCL। IOCL मतलब आप समझते हैं इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड का मतलब है यहाँ पर पेट्रोलियम रिफाइनरी है। मतलब बरौनी में क्या है, पेट्रोलियम रिफाइनरी पकड़ेंगे, है ना। बरौनी जो है पेट्रोलियम रिफाइनरी है। उसके बाद मुंगेर मुंगेर में है बराबर की गुफा, है ना। पहली तो राजमहल की पहाड़ी दिख रहा है आपको, ये मैंने पहाड़ बनाया। मुंगेर में राजमहल की पहाड़ी जो कि विंध्याचल पर्वत का ही विस्तार है, याद रखेंगे। मुंगेर में राजमहल की पहाड़ी है। कौन सी पहाड़ी है, राजमहल, जो कि विंध्याचल पर्वत का ही विस्तार है। आपको पता है विंध्याचल पर्वत इस तरह से है, इस तरह से फैला हुआ है विंध्याचल पर्वत, तो विंध्याचल पर्वत का ही विस्तार है, राजमहल की पहाड़ी। यहाँ पर एक गुफा है, यहाँ पर एक गुफा है जिसको बराबर की गुफा कहा जाता है, याद रखेंगे। बराबर की गुफा कहाँ है तो राजमहल की पहाड़ी पर है। इस बराबर की गुफा को ही विश्व झोपड़ा के नाम से जाना जाता है। बराबर की गुफा को किस नाम से जाना जाता है तो विश्व झोपड़ा के नाम से जाना जाता है, बिल्कुल याद कर लेंगे इसको। इसके बाद है भागलपुर। भागलपुर हमारा प्राच्य कला का सेंटर रहा है, भागलपुर। इसके अलावा भारत का एकमात्र डॉल्फिन अभ्यारण्य भागलपुर में, भारत का एकमात्र डॉल्फिन अभ्यारण्य भागलपुर में है। और ये रेशम उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। भागलपुर रेशम उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो देखिए, छपरा में घाघरा नदी आकर मिल रही थी, सोनपुर में सोन नदी आकर मिल रही थी, और यहाँ पर पशुओं का सबसे बड़ा मेला लगता है। उदयन के द्वारा बसाया गया शहर पटना। 500 BC से 500 AD तक पटना जो है भारत की राजधानी रही। जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल एयरपोर्ट है यहाँ पर। खुदा बख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी है। हाजीपुर यहाँ दवा कारखाना है और पूर्वी मध्य रेलवे जोन है। बरौनी में पेट्रोलियम रिफाइनरी है। मुंगेर में राजमहल की पहाड़ी है जो कि विंध्याचल पर्वत का ही विस्तार है। यहाँ पर बराबर की गुफाएं हैं जो कि विश्व झोपड़ा के नाम से जिसे जाना जाता है। भागलपुर हमारे प्राच्य कला का सेंटर है। इसके अलावा यहाँ पर एकमात्र डॉल्फिन अभ्यारण्य और रेशम उद्योग के लिए प्रसिद्ध है भागलपुर। इसके अलावा हम मुजफ्फरपुर पढ़ लिए, मधुबनी पढ़ लिए, प्लासी और बक्सर, है ना। ये दो युद्ध ऐसे हैं जिसको आप इतिहास में भी पढ़ते हो और संविधान में भी पढ़ते हो, तो इसके बारे में आपको जरूर पता होगा। इसके बारे में जरूर आप कमेंट में लिखिए, प्लासी और बक्सर के बारे में, है ना। उसमें समय बर्बाद नहीं करेंगे। इसके बाद जो चीज़ हम समझना चाहते हैं आज की क्लास में मेन, उसके तरफ चलते हैं। यहाँ पर 2-3 जगह देखते हैं, जैसे गिरिव्रज, राजगिरी, पटना, और उसके बाद है वैशाली। ऊपर में क्या है, वैशाली नामक जगह है। तो ये चारों जो है एक दूसरे से कनेक्टेड है। ये चारों एक दूसरे से कनेक्टेड है और इसी से सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। तो देखो, मैं बिल्कुल आपको आसान से समझाता हूँ। जैसे हम मगध साम्राज्य पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, मगध साम्राज्य। तो मगध साम्राज्य के लिए हमने कोड क्या बनाकर रखा है तो हसीन मासुका कोड बनाकर रखा है हमने, है ना। इससे हम क्या बनाते हैं, ह से हर्यक वंश बनाते हैं, सी से सुनाग वंश बनाते हैं, न से नंद वंश बनाते हैं, म से मौर्य वंश बनाते हैं, फिर शुंग वंश बनाते हैं, फिर कण्व वंश बनाते हैं। तो इस तरह से मगध साम्राज्य में जितने भी वंश हुए उसको हम इस कोड से हम याद कर लेते हैं कि सबसे पहले हर्यक वंश ने राज किया, उसके बाद शिशुनाग ने, नंद ने, मौर्य ने, शुंग ने, और उसके बाद कण्व वंश ने, है ना, कण्व वंश ने। तो अब हमको इसी मगध साम्राज्य का इतिहास इन्हीं चारों में देखना है। जैसे हर्यक वंश का पहला राजा कौन बनता है तो बिंबिसार। इस तरह मगध साम्राज्य का पहला राजा बिंबिसार। बिंबिसार का बेटा कौन है तो बिंबिसार का बेटा मैं ऊपर कर रहा हूं, है ना, अजातशत्रु है। बिंबिसार का बेटा अजातशत्रु है और इसका बेटा है उदयन। इसका बेटा क्या है, उदयन। वैसे शिशुनाग वंश की शुरुआत शिशुनाग ने की। शिशुनाग का बेटा कालाशोक।
शिशुनाग का बेटा कालाशोक। इस तरफ आगे जगह नहीं है। अब आगे लाइन बार लिखिए, जैसे बिंबिसार के बाद अजातशत्रु, उसके बाद उदयन लिखिए, वैसे शिशुनाग में शिशुनाग के बाद कालाशोक लिखिए आप, ठीक है। और फिर नंद वंश आएगा, फिर मौर्य वंश आएगा। तो सबसे पहले हम समझते हैं, देखिए समझिए, है ना, बिंबिसार ने गिरिव्रज को राजधानी बनाया। बिंबिसार ने किसको राजधानी बनाया? गिरिव्रज को। किसको राजधानी बनाया? गिरिव्रज को। तो बिंबिसार ने जब गिरिव्रज को राजधानी बनाया, अगर मगध साम्राज्य को मैं बोलूं कि ये भारत का पहला साम्राज्य है, तो भारत की पहली राजधानी कौन हुई? भारत की पहली राजधानी हुई गिरिव्रज, ठीक है। ये याद हुआ बिल्कुल कि भारत का पहला साम्राज्य मगध साम्राज्य जो है, इसकी पहली राजधानी क्या थी? गिरिव्रज थी। गिरिव्रज को किसने राजधानी बनाया? बिंबिसार ने। और फिर बिंबिसार ने राजगृह नामक शहर बसाया। बिल्कुल यहां पर ध्यान से सुनेंगे, बिंबिसार ने राजगृह नामक शहर बसाया, लेकिन इतिहास गवाह है कि जो बनाता है वो राज नहीं कर पाता है। तो इसीलिए बिंबिसार का बेटा अजातशत्रु जो है वो राजगृह को अपना राजधानी बनाता है। क्लियर? चलिए, बिंबिसार ने किसको अपनी राजधानी बनाई? गिरिव्रज को। अजातशत्रु ने किसको अपनी राजधानी बनाई? राजगृह को। उदयन ने किसको अपनी राजधानी बनाई? तो पाटलिपुत्र मतलब पटना को। क्लियर? इसके बाद शिशुनाग आता है। शिशुनाग ने किसे अपनी राजधानी बनाई? तो पटना के ऊपर है वैशाली। वैशाली को शिशुनाग ने अपनी राजधानी बनाई। बिल्कुल सीक्वेंस है। बिंबिसार ने गिरिव्रज को अपनी राजधानी बनाई, अजातशत्रु ने राजगृह को अपनी राजधानी बनाई, उदयन ने पटना को अपनी राजधानी बनाई, और उसके बाद आपका शिशुनाग जो दिख रहा है, इस शिशुनाग ने वैशाली को अपनी राजधानी बनाई थी। इसको ऐसा एरो बना लेते हैं ताकि गिरिव्रज के बाद राजगृह, पाटलिपुत्र, फिर वैशाली, ऐसा समझ में आए। तो ये चीज क्लियर हुआ सबसे पहले, है ना। उसके बाद कालाशोक ने क्या किया था? तो कालाशोक ने फिर से वैशाली से पाटलिपुत्र ले आया था राजधानी को, और उसके बाद से फिर राजधानी पाटलिपुत्र ही रही है। तो ये क्लियर हो गया हमारा कि बिंबिसार से हमने मतलब कोड भी देख लिया और ये सब चीजों को हमने समझ भी लिया। इसके बाद राजधानी क्लियर, सबसे पहले राजधानी हमने क्लियर किया कि किसकी राजधानी क्या थी। फिर से देख लेते हैं, बिंबिसार की राजधानी गिरिव्रज, उसका बेटा अजातशत्रु की राजधानी राजगृह, उसका बेटा उदयन की राजधानी पाटलिपुत्र, और जैसे ही ये हर्यक वंश खत्म होकर शिशुनाग वंश आता है, शिशुनाग की राजधानी वैशाली, फिर उसका बेटा कालाशोक जो है वैशाली से फिर से पाटलिपुत्र कर देगा राजधानी को। अब आपको पता है, गौतम बुद्ध से बात करते हैं हम। गौतम बुद्ध के लिए 4 बौद्ध संगीति हुई है। आपको पता है कि 4 बौद्ध संगीति हमको पढ़ना होता है इतिहास में, है ना। लाइन से लिखते हैं, 1 2 3 4, है ना। आपको कोड याद रखना है कि पहला बौद्ध संगीति राजगृह में हुआ है, दूसरा वैशाली में हुआ है, तीसरा पाटलिपुत्र में हुआ है, और चौथा कुंडलवन कश्मीर में हुआ है। अब ये याद कैसे रहेगा? तो इसके लिए कोड है रा वै पा कु, है ना। कोई भी RVP के ऐसा कोई याद का कोड बनाने की जरूरत नहीं है, सीधा नामों को लेकर कोड बना सकते हैं। रा वै पा कु, रा से राजगृह, राजगृह में पहला वो बौद्ध संगीति। अब देखो राजगृह कहाँ है? यहाँ पर है। दूसरा है वैशाली, वैशाली दिख रहा है आपको, वैशाली में दूसरा बौद्ध संगीति। तीसरा पार है, पा से पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र मतलब पटना, तीसरा बौद्ध संगीति। और चौथा है कुंडलवन कश्मीर, यहाँ पे आएगा ना कुंडलवन कश्मीर, जम्मू कश्मीर में। तो ये चौथा बौद्ध संगीति बिल्कुल आसानी से याद हो जाएगा। पहला बौद्ध संगीति राजगृह में हुआ था, दूसरा वैशाली में, तीसरा पाटलिपुत्र, चौथा कुंडलवन। आप समझना, पहला बौद्ध संगीति, है ना, किसने कहां कराया, है ना, किसने कहां कराया? तो जैसे हमने कोड लिखा रा वै पा कु, वैसे हमको लिखना है आजा काला शोक। अब देखो राजगृह, इसको राजधानी किसने बनाया था? अजातशत्रु, मतलब अजातशत्रु ही क्या कराएगा यहाँ पर? पहला बौद्ध संगीति, मतलब पहला बौद्ध सम्मेलन संगीति कराने का काम अजातशत्रु का है। आजा हो गया, काला से देखो काला किस में जा रहा है? देखो आजा राजगृह में जा रहा है, काला वैशाली में जा रहा है, मतलब काला मतलब काला शोक। काला शोक ने द्वितीय बौद्ध संगीति कराई है वैशाली में, तो ये दिख रहा है आपको वैशाली। तीसरा देखो आजा काला सो से आपको पढ़ना है अशोक, मौर्य सम्राट अशोक। अशोक ने तीसरा बौद्ध संगीति कहाँ कराया? देखो अशोक, तीसरा पाटलिपुत्र, मतलब तीसरा बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र है। पहला राजगृह में हुआ, दूसरा वैशाली में, तीसरा पाटलिपुत्र में हुआ है, अशोक ने कराया। लास्ट में कार है, क से कुंडलवन कश्मीर में कनिष्क ने करवाया है। किसने करवाया? कनिष्क ने। यहां पर किसने कराया है? कनिष्क ने। तो बिल्कुल आपको बौद्ध संगीतियां इसी तरह से आपको याद रखना है कि आजा काला शोक और रावे पाकू, है ना। तो इससे आपको याद हो जाएगा। अच्छा, इसमें जो है कौन कौन अध्यक्ष था, है ना। तो इसके लिए आपको अध्यक्ष भी मैं बता देता हूं, महा सब मोग वसु, ऐसा रट लीजिए आप, महासब मोग वसु, है ना। पहले संगीति का अध्यक्ष महाकश्यप था, दूसरे का सबकामी, तीसरे का मोगलीपुत्र तिस,
और चौथे का था वसुमित्र। तो इस तरह से आपको ये कोड बन जाता है और आपको बिल्कुल एक बार आप इसको याद करेंगे और हमेशा आपको याद रखेगा। मैपिंग में आप इस चीज को देख लीजिए कि राजगिरी कहाँ है, वैशाली कहाँ है, पाटलिपुत्र कहाँ है, गिरिव्रज कहाँ है, तो इससे भी बहुत सारी चीजें आपको क्लियर हो जाती हैं। तो यहाँ पर हमको मगध साम्राज्य से रिलेटेड चीजें जो है समझ में आई। जैसे ही आप इतिहास पढ़ना चालू करते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक काल और उसके बाद 16 महाजनपदों में मगध साम्राज्य को आपको इतिहास में पढ़ना होता है। तो इसके लिए बिहार का पढ़ा हुआ होना जरूरी है। संविधान जैसे हम स्टार्ट करते हैं तो प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध आपको पता होना चाहिए। तो इसलिए ये चीजें जो है, ये जगह आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान में रखना है और बिहार को बिल्कुल इसी तरह से तैयार करना है। यहाँ पर मगध साम्राज्य का भी मैंने आपको कोड बताया ताकि आपको लाइन बार से बिल्कुल समझ में आ सके। बाकी इतिहास के क्लास में बाकी चीजें आपको क्लियर होंगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा बिहार राज्य जो है वो कवर होता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि उन लोगों के पास ये वीडियो पहुँच सके जिनकी इनको ज़रूरत है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।